ट्रांसफॉर्मेशन के फोरम से इट्स वेरी प्राउड एंड ऑनर फॉर मी कि मैं इतने लोग जो हैं इस फोरम पे हैं जो इसको ज्वाइन भी करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के अवेयर। एंड इट्स एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू। मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है कि ट्रांसफॉर्मेशन हैज मी ऑन द एडवाइजरी बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत हारिस और जल्द ही मैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में मिलूंगी। एक सवाल जो मुझसे बहुत पूछा जाता है और दुनिया भर की औरतों से जो काम करती हैं या काम करना चाहती हैं, रीजंस देखें, डिफरेंट रीजंस हैं। आप ये कह लें इमोशनल रीजंस भी आ जाते हैं उसके अंदर। इमोशनल रीजन आता है जैसे किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। इमरान ने एक दो चीज़ें मुझे कही और उनका शुक्रिया। वो भी हेल्प आउट करना चाहते हैं कुछ तो आर्टिस्टों की जो बेचारे नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, तो उनको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ने मतलब बड़ा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। मैं हूं ज़हरा शफीक, आपकी होस्ट, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यूएस सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा शफीक, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट, यूएस सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज आपके सामने हम हाजिर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम को जब हमने रीलॉन्च किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम आएंगे ट्विस्ट्स के साथ। बहुत से ट्विस्ट आपको हमने वैसे भी आए दिन कुछ नया दिया। आज आप देख सकते हो हमें एक नए अंदाज में अब हमने कोशिश ये की है कि हम आपके लिए सोलली लेके आए मेंटल हेल्थ सीरीज, जिसमें बेसिकली आपको हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के तमाम साइकोलॉजिस्ट आएंगे और आके जहनी सेहत के हवाले से आगाही देंगे और आपके बहुत से सवालों का जवाब देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स की जब बात आती है तो यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक पाकिस्तान में ज़हनी सेहत का वो वाहिद इदारा है जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिलेगा, न्यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे, साइकियाट्रिस्ट मिलेंगे और माइंड साइंसेस टेक्नोलॉजीज़ के प्रैक्टिशनर्स यानी कि हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी के प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे। ये हमने ख़ास तौर पे इसलिए ध्यान में रखा है क्योंकि जब एक इंसान मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होता है तो फॉर श्योर हम समझते हैं कि वो बहुत थका देने वाली एक फीलिंग होती है। तो आपकी ईज़ के लिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ही छत के नीचे आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ ज़हनी सेहत के तमाम माहिरीन दिए जाएं। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबल मुजीब है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी की। पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी शदीद तशवीश और घबराहट की बीमारी है जिसमें कि देखा ये गया है कि मरीज़ ये महसूस करता है कि जैसे कि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, उस पर कभी तारी हो जाती है और बहुत दफ़ा पर उसकी सूरत हाल ऐसी होती है कि उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है और उसका दम घुट रहा है। बाज़ दफ़ा उसको ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे कि उसका जो दौरान खून है वो एकदम से बहुत तेज़ हो गया और उसको बाकायदा तौर पर अपना दौरान खून अपने जिस्म में एक अजीब फ्लक्चुएशन के साथ अप एंड डाउन के साथ होता हुआ महसूस होता है। इस बीमारी में लोग बहुत दफ़ा पर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने को तरजीह देते हैं और बहुत सारी दफ़ा पर हॉस्पिटल जाते भी हैं, जहां पर जाकर उनको जब फिजियोलॉजिकली चेक किया जाता है तो कोई भी फिजियोलॉजिकल साइन नहीं मिलता, क्योंकि इसकी अलामात कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक कहना चाहिए, मिलती होती हैं, जैसे कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक वाली सिम्टम्स ज़ाहिर नज़र आती हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली उसका कोई कॉज नहीं मिल पाता। इसी वजह से इसको हम नफ्सियाती बीमारी कहते हैं। एक
जो बात समझने की है वो ये कि इसकी अलामात बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन इसमें ख़तरे की बात नहीं है। हम आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह से आपने अपनी इस नफ्सियाती उलझन को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स के ज़रिए से अपने उन स्ट्रेसर्स को हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएं कि इवेंट्स तो होने हैं, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली ही आपका आउटकम हमेशा आता है। तो हम आपको बताने के लिए आ रहे हैं 12 फैक्ट को, जिसमें कि हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स पर और एंजाइटी पर। जी, तो जैसे कि हमारी गेस्ट ने हमें बताया कि इवेंट्स तो होने हैं, लेकिन हम उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ये बहुत मैटर करता है। और यही वो चीज़ है जो कि हमारे आज के टॉपिक यानी कि एंजाइटी और पैनिक अटैक की रूट कॉज हो सकती है। आइए जानते हैं अपनी माहिर से, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स की साइकोलॉजिस्ट हैं, मिस सुंबुल मुजीब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंबुल। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम to all. थैंक यू सुंबुल एंड वेलकम टू द शो। Thank you. इससे पहले कि मैं आपके साथ एज यूजुअल सवाल जवाबात का सिलसिला बढ़ाऊं, मैं चाहूंगी कि मैं लोगों को आपका इंट्रोडक्शन दे दूं, और जो माशाल्लाह एक काफ़ी ह्यूज प्रोफाइल मेरे सामने है, आई वुड लाइक कि वो हमारे सुनने वालों के साथ भी शेयर की जाए। मिस सुंबुल मुजीब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट यूएसए से सर्टिफाइड। इसके अलावा एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, दैट टू फ्रॉम यूएसए। इनका पिछले 12 साल से ये एसोसिएटेड हैं एज सीनियर लेक्चरर और साइकोलॉजिस्ट के तौर पे सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। मैम डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की थी। मिस सुंबुल मुजीब अपनी पीएचडी का इन्होंने बड़ा मुनफरिद चूज किया है, और अभी जो इनका पीएचडी चल रहा है उसका थीसिस है। इन्होंने जो पाकिस्तान में बर्न विक्टिम्स होते हैं उन पे काम किया है पोस्ट बर्न विक्टिम्स एनालिसिस के हवाले से। मैम अपनी पीएचडी कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ट्रेनिंग्स की जब बात करते हैं तो मिस सुंबुल मुजीब ने निबोश यूके से ट्रेनिंग ली है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। बहुत से रिसर्च पेपर्स इनके पब्लिश हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। उसके अलावा इन्होंने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट भी किए हैं। मैम कंडक्ट करती हैं बहुत से ट्रेनिंग्स, और पाकिस्तान में बहुत से मेडिकल कैंप्स का भी बनती हैं, विच आर फ्री मेडिकल कैंप्स। अभी मिस सुंबुल के तमाम तर एजाज़ात में एक अचीवमेंट और भी हासिल है कि ये पॉलिसी बना रही ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोविड-19 पेंडेमिक के हवाले से सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा काम कर रही हैं काउंसलिंग कम्युनिटी वर्क सेंटर के में भी। हमारे लिए है कि मिस सुंबुल मुजीब ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स का एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है और एक बहुत कहते हैं ना कीमती असासा। वंस अगेन मिस सुंबुल, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। Thank you so very much, Sara. बहुत कुछ तुमने बता दिया. Honestly speaking, to being a transformer and be the part of transformation wellness clinics और ट्रांसफॉर्मेशन जो टीम है उसका हिस्सा होना खुद मेरे लिए बहुत बड़ा काबिल फख्र है, और मैं बहुत इसके लिए ऑनर जो है वो महसूस करती हूँ। being a transformer, obviously it is honor for all of us. Indeed. और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैं, और इवन एसएफ जो ट्रांसफॉर्मेशन के फाउंडर डॉक्टर इमरान यूसुफ भी आपको स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बुलाते हैं। जी, सर का तो खैर माशाल्लाह बहुत कुछ सिखाया तमाम मेरे असातिज़ा ने, और जिसमें सर का बहुत बड़ा नो डाउट किरदार रहा है। सारे असातिज़ा ने सिखाया बहुत ज़्यादा, जिसमें चंद टीचर्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर कुत्सिया तारिक हैं, डॉक्टर ज़ैनब फतुवत हैं, माशाल्लाह डॉक्टर इमरान हैं, बहुत सिखाया इन लोगों ने। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी टीचर ऑफ माइन
तमाम टीचर्स जिन्होंने डॉक्टर्स को भी आफ्ताब हैं, बहुत सिखाया इन तमाम लोगों ने, नो डाउट। सही। सुंबल, आते हैं टॉपिक की तरफ। पैकेज हमारी ऑडियंस ने देखा जिसमें आपने एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी मालूमात दी। आज हम लाइव हैं, अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड हैं, फेसबुक पे मोर देन 1 मिलियन फैंस इस वक्त कनेक्टेड हैं और आपको और मुझे सुन रहे हैं। हमें बहुत सारे सवालात ऑलरेडी लाइव ऑडियंस के आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी हमें बहुत से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और क्वेश्चंस भेज रहे हैं। तो सुंबल, जनरली अगर बात करें कि पहला जो मैं अगर पूछूं आपसे कि पैनिक अटैक और एंजाइटी जो आज का हमारा टॉपिक है, आप इसके हवाले से क्या कहोगे? अच्छा, पैनिक अटैक और एंजाइटी के हवाले से अगर हम देखें तो पैनिक अटैक जो है वो सडनली होता है, अचानक से होता है और बहुत इंटेंस होता है, जिसमें कि बहुत सारी सिम्टम्स जो है वो काफी सीवियर होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो एंजाइटी जो है वो माइल्ड टू सीवियर की तरफ जाती है, यानी उसके जो सिम्टम्स या उसकी अलामात जो होती है वो एकदम से अचानक से जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होंगी, बहुत ज्यादा शदीद नहीं होंगी, बल्कि वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ेंगी। इसके लिए एंजाइटी के लिए किसी न किसी स्टिमुलस का होना जो है वो ज़रूरी होता है। कभी-कभी जो है वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस डिफरेंट तरीकों से कर रहे होते हैं। और पैनिक अटैक में जो है वहाँ पर हमारे पास हमने देखा ये है कि आमतौर पर बहुत शदीद जो है वो सिम्पटम्स के साथ लोग रिपोर्ट करते हैं। उनको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उनको दिल का दौरा पड़ रहा है और वो एक शदीद दौरे वाली कैफियत होती है। हम ये मतलब अगर हम इन शॉर्ट कहें तो एक शदीद दौरे वाली कैफियत होती है, स्पेशली पैनिक अटैक्स में। सही, सही। ठीक है, तो ये तो आपने बात की बड़ी खूबसूरती के साथ कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक में फ़र्क क्या होता है, और ये आपने बड़ा अच्छा किया जो बताया, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं, पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक को आपस में मिक्स कर लेते हैं। बात हम शुरू करेंगे सुंबल एंजाइटी डिसऑर्डर से। कितने किस्म की एंजाइटीज होती हैं, या अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें या मेंटल कंडीशंस के हवाले से बात करें तो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी मौजूद हैं, अगर हम सादा ज़बान में अपने लोगों के साथ शेयर करें? अच्छा, अगर हम बिल्कुल आम ज़बान में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को होता है कि किसी ख़ास मख़सूस जगहों का फ़ोबिया हो जाता है। लाइक जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं तो उनको लगेगा कि अब इस जगह से मैं कैसे निकलूँगा, या कैसे मैं यहाँ से जो है वो भाग जाऊँ, या इस सूरत में होता है। कुछ लोग हुजूम में लोगों के दरमियान जो है वो ऐसा महसूस कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो स्पेसिफिक लोगों के दरमियान जो है वो ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि जी उनको एंग्जायटी हो रही है। कुछ लोग जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, यानी कुछ हालात एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए कि जहाँ पर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को उनको हैंडल करना जो है वो उनके लिए नामुमकिन होता है। और इसी तरह से कुछ लोग जो है वो लाइक हम अगर टर्म्स की बात करें अगोराफोबिया या क्लस्ट्रोफोबिया, तो डिफरेंट किस्म के फोबियाज जो है वो मौजूद हैं। और इसी तरह से जब अगर हम देखें ना स्ट्रेस के जितने भी अगर हम बात करें, स्ट्रेस के जो भी डिसऑर्डर्स हमारे पास हैं, उसमें मेन होता क्या है कि जो रिसोर्सेज किसी भी इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को मोबिलाइज़ करने के लिए, तो उसके पास वो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या सोशल सपोर्ट की सूरत में जो है वो उसके पास मौजूद हो। यानी स्ट्रेसर ज़्यादा बढ़ जाए और रिसोर्सेज वो ऐसा परसीव करने लगे कि रिसोर्सेज जो है वो उसके पास कम हो गए। तो इस सूरत में जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इस तरह के कभी हुजूम से खौफ का शिकार होना, कभी जो है वो किसी भी एक जगह पर जो है वो अगर बंद हो जाए तो उस जगह का खौफ होना, लिफ्ट में जैसे हमने कहा, हुजूम में हमने बताया आपको। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं अंधेरे का खौफ उनको हो जाता है, या कुछ लोग ऊँचाई का खौफ जो है वो रिपोर्ट करते हैं, या कुछ लोग जो है वो ये भी बता रहे होते हैं कि उनको मौत का खौफ जो है वो हो गया है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट किस्म के खौफ हैं जो लोग एंग्जायटी की सूरत में महसूस करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम वर्बेटम भी देखें ना, हम अक्सर लोग ये सवाल भी पूछते हैं हमसे और डिस्कस करते हैं कि आया भी जो क्वेश्चन सामने कि एंग्जायटी और डिप्रेशन में किस तरह से हम एक फाइन लाइन या एक आम इंसान किस तरह से डिफरेंस कर सकता है। डिप्रेशन में तमाम के तमाम जितने भी थॉट्स होंगे वो पास्ट रिलेटेड होंगे, यानी ऐसा हुआ था, हमेशा ही ऐसा होता है, यही होता था, इसने मेरे साथ ये किया था, यानी वर्बेटम भी जो होगा सारे का सारा पास्ट रिलेटेड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंग्जायटी की बात करें तो वो होगा फ्यूचर रिलेटेड,
कि जहां पर जो होगा इंडिविजुअल वो उस खौफ का शिकार होगा कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लाइक अब क्या होगा, अगर मैं इसमें बंद हो जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मेरे दिल की धड़कन तेज होगी और मुझे पैनिक अटैक पड़ रहे हैं लेट्स सपोज, तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूंगा, मैं हॉस्पिटल चला जाऊं। और बहुत सारी सूरतों में जो है वो पेशेंट्स हॉस्पिटल की तरफ फिर मूव भी करते हैं, और फिर वहां पर वो फिर जब तमाम इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि कोई ऐसी उनकी सूरत हाल नहीं है कि जिसको हम कहेंगे कि कार्डिक अरेस्ट या किसी भी तरह का कोई दिल का मसला नहीं है फिजियोलॉजिकली। राइट। तो अगर मतलब अगर जैसे बताया जाए कि एंजाइटी किसको कहते हैं, और एक शख्स जब एंशियस हो रहा होता है, पहली बात तो ये भी मैं चाहूंगी सुंबल आप जरूर यहाँ मेंशन कीजिएगा कि हेल्दी एंजाइटी भी तो होती है ना। एक बच्चा है वो पढ़ाई की थोड़ी सी एंजाइटी नहीं लेगा तो वो अच्छे ग्रेड्स या मतलब पास कैसे होगा। घर में अगर लेट्स सपोज मेहमान आते हैं, क्योंकि हमारी एक बड़ी तादाद घरेलू खवातीन भी है, घर में मेहमान आते हैं, अगर वो थोड़ा सा वो नहीं करेंगी कि अच्छा हाँ चलो मेहमान आ रहे हैं तो खाना वाना कर लो या सेटिंग कर लो, तो वो किस तरह उनको डील करेंगे ना। तो डिफरेंस बताइएगा कि हेल्दी एंजाइटी और अनहेल्दी एंजाइटी में वो कौन सी फाइन लाइन है कि जब इंसान को पता लगे कि नहीं यार अब ये जो चीज है ना ये क्लिनिकल एंजाइटी की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एक मिथ जो एंजाइटी से या स्ट्रेस से रिलेटेड जो है वो ये कि शायद ये तमाम किस्म की एंजाइटीज जो है वो बुरी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ये इट्स अ मिथ, ठीक है। एंजाइटी में हम इस काबिल भी होते हैं कि हम अपने बहुत सारे इनकम्प्लीट टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। देखा होगा अक्सर लोग जो वर्किंग हैं अगर उनको डेडलाइंस ना दी जाए तो उनके पास काम कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए हर प्रोजेक्ट की कोई ना कोई डेडलाइन दी जाती है। आपने देखा होगा कि जी अगर अक्सर हमने एक्सपीरियंस जो भी एग्जांपल आपने दिया कि अगर मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी से खाना जो है वो बनाने लगते हैं और बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है और बाद में सोचते भी हैं ये चीज कि यार कब से सोच रहे थे और इतनी जल्दी सारे का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। या स्टूडेंट्स कैसे भूल सकते हैं अपने एग्जाम्स की चांद रात को कि जब वो तमाम के तमाम जो वो एकदम से तमाम चीजें याद कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं, अपने एफर्ट सारी पुट कर रहे होते हैं, और वो फिर वो बहुत सारे लोग जो है वो उसी पॉजिटिव रोल जो ऑफ एंजाइटी जो है वो उसमें अपने काम को कंप्लीट भी कर लेते हैं। दैट इज नोन एज द यू स्ट्रेस, यानी एंजाइटी का एक पॉजिटिव रोल जिसमें कि लोग जो हैं वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। अब जो तुम्हारा सवाल था कि जी हम एक फाइन लाइन किस तरह से बनाएं कि हम कहें कि जी ये रोल जो है वो एंजाइटी का नेगेटिव है और ये रोल जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव रोल स्टार्ट ही कहाँ से होता है कि जब पर्सन इज अनएबल टू मूव फॉरवर्ड, यानी वो स्टक हो जाए, वो रुक जाए, उसकी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आना शुरू हो जाए। अच्छा, डेली रूटीन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि जो उसके खाने पीने की सूरत हाल में चेंज आ जाए, यानी या तो खाना पीना बहुत कम हो जाए या खाना पीना बहुत ज्यादा हो जाए, या नींद का पैटर्न, या तो इंसोम्निया नींद का कम आना या हाइपरसोम्निया नींद का ज्यादा आना हो जाए। उसके जो तमाम के तमाम जो डेली टास्क हैं, जो रूटीन है, वो उसको जब कर रहा है तो बहुत ज्यादा थका थका महसूस करे, अनेबल हो कि जी किस तरह से वो अपनी तमाम एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, उसको एक छोटा सा काम भी पहाड़ के बराबर लगने लगे। तो जहां कहीं भी उसकी डेली रूटीन में जो है वो डिफरेंस आना शुरू हो जाए और जो एक हेल्दी रूटीन होती है या हमारी नॉर्मल रूटीन होती है उसको वो टास्क करने में परेशानी होना शुरू हो जाए, या वो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स डिस्प्ले करना शुरू कर दे कि जहां पर उसको जो है वो अपनी वैल्यूज से हट जाए। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि वैल्यूज एंड लाइक, इसको मैं अगर समझाना चाहूंगा तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक पेरेंट है, माँ बाप है। अब कोई बाप जो है वो उसका जो मेन जो दिल की ख्वाहिश है वो यही है कि जी मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मुशफ़्फ़क़ आमेज़ या शफ़क़त से पेश आऊँ, बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आऊँ। लेकिन स्ट्रेस में वो अपनी वैल्यू से दूर हट गया और वो क्या हो रहा है कि चीखना चिल्लाना, इन सम केसेस मारपीट में भी मतलब एब्यूसिव भी हो जाते हैं, फिजिकल एब्यूज भी कर रहे होते हैं, वर्बल एब्यूज भी कर रहे होते हैं। तो हम अपनी वैल्यू से हट जाते हैं, या हम यानी कोई अगर रिस्पेक्टफुली बात करना चाहता है, काइंड नेचर में बात करना चाहता है, सॉफ्टनेस से बात करना चाहता है, तो वो अपनी वैल्यूज से, अपनी जो उसकी इक़दार है उनसे
हट जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर वो एक गिल्ट का फैक्टर भी एसोसिएट होना शुरू हो जाता है, और फिर वहां से जो है वो दिखाई गया है कि फिर वो डिसऑर्डर्स की शक्ल जो है अख्तियार करना शुरू हो जाती है। तो फाइन लाइन वेरी सिंपल, कि जहां पर अनएबल टू मोबिलाइज नॉर्मली, रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, ख्यालात पे कंट्रोल ना रहे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव जो है वो रोल आना शुरू अदा हो कर गया। रही है। और ये वो अलामात भी हैं जहाँ पे एक इंसान को एक माहिर ज़हनी सेहत से रब्ता करने की भी ज़रूरत होती है। सुंबल, जी। बात करेंगे, ये तो आपने एंजाइटी की बात की, इसी की जो हम्म। दूसरी फॉर्म है यानी कि पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है, और एक शख्स जब पैनिक अटैक से गुजर रहा होता है तो वो क्या कैफियत होती है उसकी? जी, पैनिक अटैक की अगर हम बात करें तो पैनिक अटैक शदीद बेचैनी, घबराहट और खौफ के दौरे जैसी एक सिचुएशन होती है, और जो इंडिविजुअल है वो एक्सपीरियंस करता है कि जैसे वो जकड़ा हुआ है, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका दम घुट रहा है, या वो उस शदीद अगर उस दौरे की शिद्दत बहुत ज्यादा हो तो इन सम केसेस उसको यहाँ तक लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो खराब हो जाए, या वो जो है अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि जी उनके सीने में जो है वो दर्द हो रहा है, और वो फिर उनकी हालत जो होती है बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे कि उनको इमरजेंसी की ज़रूरत है, और वो फिर इस सूरत में उन तमाम के तमाम जो सिम्पटम्स या जो अलामात को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फिर उनके पास थॉट्स भी सारे नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं, और वो उस सूरत में जो है वो चाहते हैं कि उनको कहीं सेफ प्लेस मिले, और इस तरह की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है वो हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको दिल का दौरा पड़ रहा है, और फिर जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वहाँ पर कोई ऐसी जो है वो रीजन नहीं मिलती, और फिर उनको जो है वो पैनिक अटैक की तरफ जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। जी। ठीक है, ओके। मशरूम, हमें लाइव सवालात आना शुरू हो गए हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, और इन्होंने पूछा है कि क्योंकि आपने खौफ की भी बात की ना कि पैनिक अटैक में जो है एक बड़ा इंटेंस फेयर भी होता है। इन्होंने सवाल किया है, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, सवाल आया है, मुझे मौत का बहुत खौफ है कि क्या मौत का खौफ भी बाय बर्थ होता है या किसी के दूर जाने से होता है? अनहेल्दी एंजाइटी फियर्स मेकिंग माय डे वेरी बैड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली चीज जो उन्होंने पूछी वो ये कि क्या मौत का खौफ भी बाय बर्थ होता है? तो इंसान दो खौफ लेकर पैदा होता है, एक बुलंदी का खौफ और एक बुलंद आवाज का खौफ। ठीक है, तो अच्छा, अब जो कहा ना मौत का खौफ है, तो देखिए मौत को वैसे तो याद करना चाहिए, लेकिन मौत का खौफ जो है वो एक अलग चीज है। अब उसमें ये कि हम किसी जरूर जब आप आते हैं इस तरह के लोग हमें रिपोर्ट करते हैं कि जी उनको मौत का खौफ है, तो फिर हम उन तमाम प्रैक्टिसेस की तरफ बिल्कुल कहते हैं कि जी आप जो हमारे पास एक डिवाइन सोर्स है अल्लाह तबारक व तआला की, आप उसको देखें, आप उधर से कनेक्शन बनाएं, आप जो है वो तमाम के तमाम जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं वो करें, और मौत का खौफ जो है मतलब मौत एक बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए कि एक पूरा एक साइकिल है ना, लाइफ साइकिल का हिस्सा है। जो जिसने दुनिया में आया जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना भी है, और मौत का मजा चखना भी है। ठीक है, तो वो इस चीज को एक्सेप्टेंस देना ज्यादा बेहतर है, रादर देन कि हम उसका खौफ तारी करें, और फिर खौफ की सूरत में होता है क्या है कि हम अपने मकसद से हट जाते हैं, यानी जो हमारा मकसद कि हमें हमारा जो रोल है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जिस तरह से तमाम के तमाम अपने परफॉर्म करने हैं डिफरेंट टास्क, हम उससे हट जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिस तरह से हुकअप हो जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हुक्ड अप हो जाते हैं, तो वो थॉट्स बिल्कुल हुक्ड अप हो जाते हैं, और फिर एक थॉट्स के बाद दूसरा थॉट, और फिर थॉट्स की साइकिल, और एक जंबल आप एक बहुत बड़ा जो है वो वजन लेकर लोग जो अपने साथ फिर रहे रहते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल डील करना चाहिए, और जब आप लोग इस तरह की चीजों को लेकर रिपोर्ट करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, तो फिर हम उनको तमाम के तमाम तरीके जो सिखाए जाते हैं कि आपने किस तरह से इन तमाम सूरत हाल से जो है वो निपटना है, और किस तरह से आप एक हेल्थियर लाइफ की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। जी, थैंक यू मिस सुंबल। और इसका मतलब है कि यहाँ पे फेथ लेवल और स्पिरिचुअलिटी का भी काफी रोल आ जाता है। आगे बिल्कुल। सवालात को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन एक खास कमेंट है जो कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर।
डॉक्टर इमरान यूसुफ देख रहे हैं आपको, और फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी। Thank उनका you. कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स आर ब्लेस्ड दैट वी हैव कॉम्पिटेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड hypnotherapist Sumbul Mujib, PhD fellow, providing services to us. Thank you so very much. It's really a honor for me. Thank you so very much. ओके, वापस आते हैं सवालों के सिलसिले की तरफ। और मैम ये बताइएगा कि क्या वजूहात हो सकती हैं जो एक शख्स जो है वो पैनिक अटैक या एंजाइटी डेवलप करे? अच्छा, वजूहात का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कुछ फैमिलीज में ये रन करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि मौरूसियत का हिस्सा भी हो सकता है, एक वजह ये भी हो सकती है। अच्छा, सेकंड जो एक है रीजन, वो क्या कि एक अलार्म सिस्टम हमारे जो है वो दिमाग में मौजूद होता है, जो कि हमें खतरे से आगाह करता है। यानी अगर लेट्स सपोज खुदा न खास्ते किसी जगह पर अगर ज़लज़ला आ जाए, और उस वक़्त जो है वो किस तरह से आपने अपने आप को सेव करना है और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आपके फौरन अलर्ट सिचुएशन में आप आ जाते हो। ठीक है? अच्छा, अब ये कुछ लोगों में होता क्या है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है और केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये जो अलर्ट सिस्टम जो लगा हुआ है, ये नॉर्मल कंडी इतना हसास हो जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी ये हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। यानी एक तरह से मैं आपको इसको अगर आम तौर पे समझाऊँ, तो मैं कहूँगी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको जिसने आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो सिस्टम सेंसिटिव हो गया और वो नॉर्मल हालात में भी आपको अलर्ट कंडीशन में रखता है। ठीक है? अच्छा, तो वो यानी हम ये कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो केमिकल का इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से भी पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। फिर एक और जो बहुत आम तौर पर जो देखा गया है, वो ये कि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, वहाँ पर वो शख्स जो है वो उसके पास रिसोर्सेस कम उसको महसूस हो जाए कि कम है, और वो परसीव भी करने लगे कि जनाब जो भी हालात हैं, उन हालात में मेरे पास रिसोर्सेस कम हैं और मैं किस तरह से इन हालात का मुकाबला करूँगा। तो फिर सोचें, और फिर वो होता क्या है कि थिंकिंग आई, फिर जो है वो फीलिंग्स जनरेट होती हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड देन फिर बिहेवियर्स जो है वो हमारे इंटरलिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो इन ऑल इन दीस केसेस जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस करता है। तो मेनली हमारे पास ये आम तौर पर जो है तमाम के तमाम वजूहात बन सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पैनिक अटैक्स हो सकते हैं या इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हर 100 में से 3 लोग जो है वो पैनिक अटैक जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा। यहाँ पे मशरूबल आपने ये जो स्टेटिस्टिक्स दिया, ये काफी अहम भी है कि हर 100 में से 3 लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसके ये फियर इतना इंटेंस होता है और इसके जो सिम्टम्स आपने सादा ज़बान में बताए। मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि पैनिक अटैक मतलब मिस जज हो जाए, बंदा बोले ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा है, समझ नहीं आ रही, कैसे पता लगेगा कि ये एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये पैनिक अटैक ही आ रहा है? अच्छा, इसमें जो हमने बिल्कुल इनिशियल जब बात स्टार्ट की थी, मैंने कहा कि फीलिंग्स जो आती हैं वो बहुत, और जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, बहुत शदीद होती हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ होता क्या है कि जी मुँह का खुश्क हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, बिल्कुल ऐसा महसूस होना कि जी बहुत तेज़ी से जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी खून की रवानी का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, ये समझना कि अब किस तरह से मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँगा। और जो लोग हैं वो जो ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनको ये होता है कि बस जल्दी से जो है वो उनको किसी भी सेफ प्लेस में, यानी किसी भी हॉस्पिटल में जो है वो उनको मूव किया जाए ताकि वो सेफ हो जाएँ। और देखा ये गया है कि जैसे ही हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स जब उनके पास आते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब वो महफूज हाथों में है। यानी अगर इस वक़्त कुछ होगा, क्योंकि वो थॉट क्या आता है कि अब जो है वो मेरा कंट्रोल मुझसे खत्म हो जाएगा। यानी आप ये समझ लें इसको आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, कि पैनिक अटैक जो है वो लॉस ऑफ कंट्रोल के साथ आता है। यानी इंडिविजुअल जो है वो ये समझ रहा होता है कि अब मेरा कंट्रोल जो है वो मुझसे
छीन जाएगा और अनकंट्रोल जो है वो हो जाऊंगा मैं और मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने करना क्या है। तो उस सूरत से बचने के लिए वो क्या करता है कि वो कहता है कि नहीं जी मुझे फौरी तौर पर इमरजेंसी में आप ले जाएं। तो ये फिर सूरत हाल जो है वो हो रही होती है और वो रिपोर्ट भी इसी तरह से कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा मिस सुंबल, हमने बात की एंजाइटी के हवाले से, पैनिक अटैक के हवाले से। क्वेश्चंस हमें आना शुरू हो गए हैं जो कि ट्रीटमेंट साइड की बात कर रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। हम ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ट्रीटमेंट के हवाले से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ, माहिर ज़हनी सेहत और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। क्या आपको मालूम है कि जिन जिस्मानी अमराज के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी 80% वजह जहनी दबाव है। वो जहनी दबाव जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जब आप किसी जहनी दबाव का शिकार हों तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक किसी ऐसे मरकज़ पे जाएं जहां पे जहनी सेहत के तमाम स्पेशलिस्ट शोबाजात एक जगह मौजूद हों, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग न्यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसमें ये तमाम स्पेशलिस्ट एक छत के नीचे जमा होते हैं, जो तशखीस से लेके इलाज तक मुश्तरका तौर पर काम करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन लोगों ने हमें ब्रेक के दौरान ज्वाइन किया है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इस वक्त मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की थीम के साथ आया है। इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं एंजाइटी के हवाले से, पैनिक अटैक के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुंबुल मुजीब जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर लेक्चरर और साइकोलॉजिस्ट की खिदमत भी अंजाम दे रही हैं। जी मिस सुंबुल, हम बात कर रहे थे, हमने एंजाइटी की कॉजेज़ की बात भी की, क्यों होती है, कैसे होती है, सिम्टम्स की बात की, कैसा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट साइड पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन टाइम का ऑफ कोर्स ये मकसद होता है कि सुनने वालों के इस 1 घंटे में सुनने वालों को बहुत प्रोडक्टिव कुछ दे दिया जाए जिससे वो कुछ सीखें। सवाल हमें मौसूल हुआ है दैट हाउ टू प्रिवेंट पैनिक एंड एंजाइटी अटैक, प्लीज एडवाइस। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि अपनी जिंदगियों में बैलेंस लेकर आए। अब बैलेंस किस तरह से ला सकते हैं? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि जी किस तरह से बैलेंस लाएं। देखिए, बैलेंस किस तरह से लाना है कि अपनी खाने पीने में, अपने सोने की रूटीन में, अपने काम में, अपनों को टाइम देने में और जिन एनर्जीज के दरमियान आप रहते हैं उन तमाम जगहों पर जो है वो आपने एक बैलेंस लेकर आना है और कोशिश ये करना है कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी अगर आप तमाम लोग सोच लें कि आपने कोई एक ऐसा काम करना है कि जिससे किसी दूसरे इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। वो काम ये भी हो सकता है कि जी अगर कोई बुजुर्ग सामान लेकर जा रहा है और आप उसका सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा दें। अक्सर हम लोग कराची में रहने वाले जो हैं वो अक्सर लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। वहां पर अगर जी सीढ़ियां चढ़ते हुए आप देख रहे हैं तो अगर आप सामान पहुंचा देंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है पॉजिटिविटी लेकर आएगी और उससे जो चीजें आपकी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। दुआ इटसेल्फ एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो आपने अपने खाने पीने में, अपने सोने में, अपने रूटीन में जो है वो बैलेंस लेकर आना है। फिर इसके साथ साथ ये कि जी आपने अपना एक कनेक्शन जो है वो अल्लाह के साथ बिल्कुल बनाना है। जो चीजें हमें बता दी गई ना, और जिंदगी का मकसद क्या है उसको जरूर आपने जो है अंडरस्टैंड करना है, उसको जरूर समझना है। वो कहते हैं ना, जो हमें बताया गया, समझाया गया, खैरुन नास में इनफोन नास, तुम्हें भलाई के लिए तो पैदा किया गया है। तो वो उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है और भलाई के लिए जरूरी नहीं है कि आपके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल हो, आप रिक्वायर्ड हो। भलाई के लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो बहुत कुछ करना पड़े। हम अगर देखें तो हमें तो हमारे मजहब में ये सिखाया गया कि रास्ते से पत्थर हटाना, कोई रुकावट हटाना भी सदका है।
तो आपने बिल्कुल इसी तरह से जो है वो दूसरों की मदद करनी है, एक बेहतर तरीके से बैलेंस जिंदगी लाइफ गुजारनी है, जिंदगी गुजारनी है। तो उससे खुद ब खुद आपके तमाम के तमाम जो स्ट्रेसर्स होते हैं ना, वो हैंडल होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये एक और चीज जो जरूरी है ना यहाँ पे समझना, वो ये कि आपने ये देखना है कि आपने अपने जो भी स्ट्रेसर्स हैं, एक चीज हमेशा याद रखें कि जो नेगेटिव चीजें होती है ना, या नेगेटिव जो टर्म्स होती हैं, उनको अपनी जिंदगियों से थोड़ा सा दूर करें। होता क्या है, जैसे जनरली हम अक्सर सुनते हैं कि जी जनाब, लोग अक्सर कह रहे होते हैं मेरी जिंदगी में बड़ा स्ट्रेस है। अब एक तो ये कि ये आप एक सजेशन दे दिया आपने, और ये सजेशन यानी आपके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन रही है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। पहली चीज तो ये कि इस तरह की नेगेटिव सजेशन अपने आप को बिल्कुल ना दें, ठीक। सेकेंड ये कि स्ट्रेस नहीं होता, या लोग कहते हैं ना अक्सर कि जी लाइक कराची में बहुत स्ट्रेस है या पाकिस्तान में बहुत स्ट्रेस है, अक्सर लोग ये रिपोर्ट करते हैं, बोल रहे होते हैं। तो भाई देखो, पहली चीज तो ये कि स्ट्रेस इटसेल्फ एक डिसऑर्डर का नाम है। किसी जगह में, किसी माशरे में, किसी इंडिविजुअल के साथ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, और स्ट्रेसेस के साथ रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। यानी जब हम बात करें ना बैलेंस करने की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ यही नहीं रोना, हमें यही नहीं कहते रहना स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेसर्स है। जब हम स्ट्रेस कह रहे हैं तो वो इतनी बड़ी एक इंटेंसिफाइड टर्म हो रही है, और जब हम स्ट्रेसर्स कह रहे हैं तो इट मीन्स कि वो स्ट्रेसर्स हैं, और उन स्ट्रेसर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। तो हमें देखना चाहिए कि जी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौजूद हैं। तो जब आप ये इस तरह की प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनोगे, जब आप उन तमाम चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करोगे, या आपका जिस भी मजहब से ताल्लुक है, जिस भी जगह से ताल्लुक है, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करोगे, या आप जिस भी मजहब से ताल्लुक है आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करोगे, तो वहां पर या लोगों का शुक्र अदा करना शुरू करोगे, तो वहां पर खुद ब खुद जो है वो जिंदगी में बैलेंस आएगा। हमें बैलेंस करना चाहिए अपने रिश्तों में। हम बैलेंस कर सकते हैं ना अपने रिश्तों में इस तरह से कि जी अगर हमारे लिए खाना पकाकर सामने रख दिया है, तो हम चंद जुमले बोल सकते हैं कि भाई आप बहुत शुक्रिया यार, खाना बड़ा मजेदार था। या अगर घर में जब दाखिल हो शौहर हजरात, तो बीवी कह सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, क्या आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बच्चे शुक्रिया अदा करते हैं अपने पेरेंट्स का, क्या आप हमारे लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मतलब अगर हम ये सिर्फ सोच कर भी देखें तो एक पॉजिटिविटी खुद ब खुद जनरेट हो जाती है, तो बैलेंस आना शुरू हो जाता है। रिश्तों को टाइम दें, खुशी ढूंढें अपनों में। इसमें कोई शक नहीं कि चीजों से बिल्कुल आप अपनी जिंदगी में सहूलतें लाते हैं, लेकिन खुशी ढूंढें अपने रिश्तों में। डिफरेंस करना सीखें प्लेजर और हैप्पीनेस में। प्लेजर होता है चंद लम्हात के लिए, हैप्पीनेस होता है लॉन्ग टर्म और लास्टिंग। तो जिंदगी में बैलेंस लेकर आए, और कुछ एक्सरसाइजेस जो कि बहुत जरूरी होती हैं हम लोग की जिंदगी में, उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। लाइक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का, वेरी सिंपल। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर हम अभी इसको प्रैक्टिस करें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं कि आपने अपनी नाक के जरिए से सांस लेनी है, बहुत लंबा गहरा सांस खींचिए अंदर की तरफ, hold, 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 exhale through your mouth, slow, 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 slow. One more time, inhale, hold, 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 exhale. एक और दफा हम करेंगे, inhale, hold, 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 exhale. सांस तो हम ले ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जरा उसको थोड़ा तरीके से ले लें। तो आप देखें, ये प्रैक्टिस करें, दिन में कई दफा करें, बहुत आपको फर्क लगेगा और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। ऑक्सीजन आपके दिमाग के तमाम हिस्सों में जाएगी और आपको बहुत लाइटर महसूस होगा और बहुत अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप एक चीज समझें जरूर कि लाइफ लाइन अगर हम बात करते हैं ना, लाइफ लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो वो हार्ट बीट जो होती है वो अप एंड डाउन के साथ होती है। यानी जिंदगी का जो रिश्ता है
वो अप एंड डाउन्स के साथ ही है। आपने देखा होगा कि अगर हम देखें कि जी अगर हार्ट लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, लेफ्ट लाइन अगर बिल्कुल सीधी हो जाए, तो हम कहते हैं ना कि जिंदगी खत्म हो गई है। यानी जिंदगी का जो रिश्ता है वो रिश्ता ही हमारा अप एंड डाउन के साथ है। तो हमें उन चीजों को एक्सेप्टेंस देनी है। हमें देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज और स्ट्रेसर्स में किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम देखें, हम अगर हर वक्त रोते रहें, चीखते रहें, हर वक्त विक्टिमाइज होने का जो है वो रोना रोते रहें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम उन थॉट्स में मजीद ट्रैप होते जाएंगे। रादर देन हम एक छोटी सी इक्वेशन जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ कि आप ये समझो कि जी आपके पास जो है वो इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। यानी इवेंट होता है, फिर उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका आउटकम जो है वो जनरेट करता है। तो हम इवेंट होने को तो नहीं रोक सकते, हाँ हम अपने रिस्पॉन्स को किस तरह से हमें मेंटेन करना है वो हमारे आउटकम को जो है वो बेहतर कर देगा। जैसा कि अभी वेरी गुड एग्जांपल मैं भी अगर देना चाहूँ, तो जैसे ही हमारा शो स्टार्ट हुआ था तो एंड उसी वक्त जो है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में जो है वो अर्थक्वेक 4.7 रेक्टर स्केल पर जो है वो देखा गया और महसूस किया गया और एक्सपीरियंस किया लोगों ने। तो बिल्कुल उसी लम्हे जो है वो ज़ारा भी ऑनलाइन थी और उन्होंने फौरी तौर पर, और आई हाईली अप्रिशिएट द टीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रियासत कि उन्होंने माशाल्लाह फौरी तौर पर उस चीज को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। यानी इवेंट तो हुआ लेकिन रिस्पॉन्स जैसा जनरेट हुआ, आउटकम हमारे पास वैसा ही बेहतरीन आता है। तो हमेशा रिस्पॉन्स पर काम किया करें, इमोशनल स्टेट में फैसले मत किया करें। होश के काम जोश में नहीं होते, चाहे वो एक्साइटमेंट हो या फिर वो जो है वो आपकी नेगेटिव स्टेट हो। ठीक है, तो हमेशा सोच समझ कर इवैल्यूएट कर कर अपने तमाम के तमाम जो भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद है उनको समझिए, सोचिए, देन डिसीजन लें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे स्ट्रेसर्स आपको खुद ब खुद डील होना शुरू हो जाएंगे। तो उन चीजों पर अगर हम काम करें तो हमारे पास चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपनी हैबिट्स जो है, डाइटरी हैबिट्स, उनको बहुत बेहतर करें। हमारा तो होता ही है ना कि अगर शादियों में जा रहे हैं हम, तो हम लोग बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना स्टमक पे, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना हमारी सेहत पर, और वो फिर इंटरलिंक हमारी ज़हनी सेहत पर भी। तो हमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो फ़ोकस करना चाहिए। फिर इसके साथ-साथ हमें जो है वो अपने सोने का, पानी इवन वाटर इनटेक जो है उसका भी ख़्याल रखना चाहिए। फिर इसके साथ-साथ हमें एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, और अगर कहीं किसी जगह पर किसी को ये लगता है कि आपने कभी किसी जगह पर ये लगे कि जी मुझे ज़रूरत है किसी काउंसलिंग की, तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया करें। 1-2 सेशंस में इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, रादर देन आप उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ बना के लेकर आएँ। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप डिसऑर्डर पूरा बनाएँ और फिर लेकर आएँ। जहाँ-जहाँ आपको लगे कि आपको नीड है, तो आप बिल्कुल, बहुत सारी जगह मौजूद हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे जो है कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स वगैरह बताई जाती हैं। उन तमाम चीज़ों से आप जो है वो बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। इंडीड वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनका कहना है कि मैं एजिटेट हो जाता हूँ जब भी मेरे एग्जाम्स करीब होते हैं, प्लीज कोई सजेशन दीजिए कि फियर ऑफ फेलियर से कैसे बचा जाए। अच्छा जी, ये बहुत ही जो है वो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं ज़्यादातर कि जी फियर ऑफ एग्ज़ाम या एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी का नाम हम देते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जब भी हमें इम्तिहान देना होता है, चाहे वो इम्तिहान किसी भी नौइयत का हो, तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है? उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, हमें नोट्स भी चाहिए, हमें प्रॉपर गाइडलाइन भी चाहिए, हमें बुक्स भी चाहिए, हमें टीचर भी चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये है कि उस इम्तिहान की तैयारी के लिए जो रिसोर्सेज़ चाहिए हैं, वो मौजूद हैं। सेकंड ये कि टाइम मैनेजमेंट अपना ज़रूर करो। आप चाहो कि आखिर की रात में, जिसको हम अक्सर हम कहते हैं जी एग्ज़ाम की चाँद रात जो होती है, उसमें आपने सारी की सारी चीज़ें एक साथ अगर करोगे, तो वो कभी भी उसका आउटपुट आपके पास बेहतर नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट करते हुए
रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ अगर आप एड अप करते जाओगे अपने एग्जाम्स के लिए या अपनी नॉलेज के लिए, तो वो आपके पास एक बहुत सारा मटेरियल जो है वो इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो है वो मौजूद होगा। सेकंड ये है कि आप अपनी रूटीन बनाइए, लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने की। आप अपनी रूटीन बनाइए कि आपने किस तरह से अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाना है। आप अपने आप को समझें, अपने हैबिट्स को समझें, अपने ऊपर फोकस जरूर करें। हमें पूरी दुनिया की फिक्र होती है लेकिन हम अपने आप पर काम नहीं करते। आप एक्सरसाइजेस कीजिए। इसके साथ साथ ये कि आप जो भी आपको जहाँ कहीं जिस जगह पर डिफिकल्टी आ रही है, कुछ सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है या कुछ ऐसे जो है वो किसी भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो वहां पर आप देखेंगे आप किससे मदद ले सकते हैं। प्रैक्टिस करें बार बार, तो वो क्या होता है कि फिर आप उन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जब आपके एग्जाम्स करीब हों तो उस वक्त आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें माइंडफुलनेस की डिफरेंट टेक्निक्स को। फिर एक और टेक्निक जो मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहती हूँ कि जी जिस वक्त आपने तैयारी कर ली अपनी, नेक्स्ट डे आपका पेपर है, तो आपने पूरा का पूरा अपना एक यानी आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, आपने किस वक्त घर में से निकलना है, आपने किसके साथ जाना है, बाइक में जाना है, गाड़ी में जाना है, बस में जाना है, यानी वो तमाम का तमाम जो है वो आपके पास पूरा का पूरा एक दिन पहले, एक सोने से पहले जो तमाम की तमाम चीजें क्लियर होती हैं, यानी वो तैयारी आपकी पूरी की पूरी होती है। तो आपने करना क्या है कि जी सोने से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के पहले तो अल्लाह से मदद मांगनी है, या अगर आपका जिस भी मजहब से ताल्लुक है तो आप जिसके भी मानने वाले हैं आप बिल्कुल पहले तो मदद मांगिए उस फोर्स से कि जो कि अनलिमिटेड है और आपको हर तरह से जो सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद जब आप सोने के लिए लेते हैं तो आपने जो है वो लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी की पूरी वीडियो चलानी है आने वाले दिन की, जिसमें कि आपको पता हो कि जी ठीक है मैंने सुबह इतने बजे उठना है, मैंने जो है वो कब फ्रेश होना है, क्या मेरी रूटीन होगी, नाश्ता मैंने किस तरह से करना है, मैंने कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, मुझे मुझे किस तरह से जो है वो अपने एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचना, सेंटर तक पहुंचना है। फिर आप उस तरह से एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचकर आप जो स्पेसिफिक आपका सेंटर है जहां पर आपका कंडक्ट होना एग्जाम्स, वहां तक आप पहुंच जाए। और फिर जिस टाइम पे एग्जाम आपका शुरू होगा वहां से आप उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करें। आप एग्जाम पेपर को बिल्कुल जो है वो कंप्लीटली देखें, यानी एक तरह से पूरी अपनी वीडियो चलानी है इन तमाम की तमाम चीजों की। और फिर आपको जो लिमिटेड टाइम है आपका कब एंड होगा उससे 5 मिनट पहले आप देखेंगे जी आपने कंप्लीट कर लिया है अपना पेपर बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत तमाम के तमाम सवालात बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अटेम्प्ट किए, तमाम चीजें आपके कंट्रोल में रही और तमाम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हुए आपने यस आई डिड इट और उसको एक बेहतरीन कलर देते हुए अपने अंदर पूरा स्पिन करते हुए अल्लाह पर तवक्कल करते हुए सो जाइए। यानी वो वीडियो पूरी रन करते हुए आप बहुत अच्छे एंड के साथ सो जाइए। तो आप देखेंगे कि जब आप सुबह एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड पहले से तैयार होगा कि आपने किस तरह से कॉन्शियसली तमाम चीजों को जो है वो गो थ्रू करना है। तो बिल्कुल आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। That is just wonderful technique. Thank you मिस सुंबुल कि आपने हमारी ऑडियंस के साथ लाइव शेयर की। और इंडीड ये बहुत एक पावरफुल टेक्निक है क्योंकि एंजाइटी इज बेसिकली फियर ऑफ अननोन, कि कुछ गलत होने का खौफ, अनजाना सा एक खौफ होता है। तो जब आपने पहले ही देख लिया कि कल होने क्या जा रहा है और एक पॉजिटिव अंदाज में देखा तो फॉर श्योर आपकी वो एग्जाम एंजाइटी खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या एंजाइटी अटैक रिपीट होता है आफ्टर ट्रीटमेंट? सवाल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है कि आफ्टर ट्रीटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ट्रीटमेंट के बाद रिपीट होता है अगर लाइक जैसे मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा कि हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को जो है वो हम लोग जो इलाज करते हैं उसमें हम टूल्स देकर भेजते हैं। टूल्स देकर भेजने का मतलब ये कि हम जो कुछ एक्सरसाइजेस सिखा रहे होते हैं वो हम उनको पूरे सिखा कर भेजते हैं ताकि आप उसको अपनी जिंदगी में जो है वो अप्लाई करते रहें। डिफरेंट टेक्निक्स हैं और यही सबसे बेहतरीन चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में कि हम टूल्स देकर भेज रहे होते हैं।
कि भाई ये टूल्स हैं, आप इन टूल्स को आप इस्तेमाल करें और बाय द हेल्प ऑफ दीज टूल्स आप जो है वो अपनी जिंदगी में दूसरों को भी सिखाएं और बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम चीजों को अप्लाई करते हुए अपनी जिंदगी को इस स्ट्रेसर्स पर जो है वो डील करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर आप उन टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करोगे तो वहां पर फिर जो है वो आपके पास रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो इलाज के हवाले से है, इलाज जो है वो 2 तरीकों से जो है वो होता है। एक तो ये कि साइकेट्रिस्ट जो कि मेडिसिन की बदौलत, जो जैसे कि हमने अभी जब स्टार्टिंग में बात की तो हमने कहा ये कि जो हमारा एक अलार्म सिस्टम है या एक अलर्ट सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है या बहुत ज्यादा हसास हो जाता है, तो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो डील किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द मेडिसिन, जो कि साइकेट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद जो है वो एक होता है साइकोथेरेपी या हिप्नोथेरेपी, उन तमाम के तमाम चीजों के जरिए से भी ये इलाज किया जाता है पैनिक अटैक्स का, एंजाइटी का। और कभी-कभी दोनों चीजें साथ चल रही होती हैं, कभी जो है वो कुछ केसेस में जो है वो अलग-अलग भी चल रहे होते हैं, तो वो तमाम चीजें जो है वो ऑब्वियसली हम डिस्कस करते हैं और वो फिर उसके बाद जो है वो हम इलाज की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जो भी चीजें बताई जाए उनको अगर रिपीट किया जाए, या अगर कुछ हालात में ऐसा होता है, कुछ लोग बताते हैं कि जी हालात कुछ इतने अनकंट्रोल हो गए, यानी तो वहां पर भी रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ओके मिस सुम्बुल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम परेशानी में रिलैक्स रहें तो हम उसके सॉल्यूशन का भी नहीं सोचते हैं, ये इन्होंने कुछ कंफर्म। अच्छा, अगर हम परेशानी में भी रिलैक्स रहें, नहीं ऐसा तो नहीं होता। हम अगर देखें, अब यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि पर्सन टू पर्सन जरूर वेरी करेगा। वो जो हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। हम परेशानी में रिलैक्स हैं कि हमें किस तरह से डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि जी आप रिकग्नाइज करते हो, डायग्नोज करते हो कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आप देखते हो कि जी आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स में आप देख रहे होते हो कि कौन सा बेस्ट वन है जिसको आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। फिर उसके बाद आप देखते हो कि जी अब जब आप उसने उस जो भी आप सोल्यूशन देखा, जो ऑल्टरनेटिव देखा, आपने जो अप्लाई किया, अगर आपने उसको अप्लाई करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड है। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा से वो साइकिल जो है उसको रिपीट कर रहे हो। तो सो इट मीन्स कि आपने जो है वो अपनी उसमें तो अपने आगे बढ़ना है ना। रिलैक्स होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने जो है वो उस चीज से बिल्कुल अपने आइसोलेट हो जाए, होके बैठे, ऐसा नहीं है। आपने जो है वो आगे बिल्कुल बढ़ना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जी आपने कहा जाता है ना कि बहता पानी पाक होता है, बिल्कुल तरह से बहते ख्यालात, जहाँ कहीं भी ख्यालात रुकेंगे, जहाँ कहीं भी सोचें रुकेंगी, जहाँ कहीं भी आपकी एक्टिविटीज रुकेंगी, जहाँ कहीं भी आप खुद जैम हो जाओगे, वहां पर तो प्रॉब्लम आएंगे ना। इंसान भी एक जगह अगर बैठ जाए, चलना फिरना छोड़ दे, बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आपने आगे बढ़ने, रिलैक्स होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने जो है कुछ चीजों से मुंह मोड़ लेना है, तो आपने आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये भी होती है मिस सुम्बुल, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि रिलैक्स होने से मुराद यहाँ ये भी होती है कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे, एज इन वो जो एक रेस ऑफ थॉट्स चल रहा है, एक के बाद एक नेगेटिव सोच आई जा रही है, उसको रोकना है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सको। पास्ट की सोचों से, आने वाले वक्त की डरावनी सोचों से रुको और प्रेजेंट मोमेंट में सोचो। जब प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे तभी तो पता लगेगा कि प्रॉब्लम है क्या और इसको सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल, तो ये इस हवाले से बात की गई थी। जी जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि माइंड इज जस्ट लाइक वाटर। आप उसको जिस सांचे में रखोगे ना, पानी को जिस सांचे में रखते हो वो उसी में ढल जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जैसे सोचे रखते हो तो उसी तरह से आपका माइंड जो ट्रेन हो जाता है। तो माइंड को ट्रेन भी किया जाता है ना। तो आपने हम लोग क्या करते हैं, लाइक डिफरेंट टेक्निक्स, हम NHR सिखा रहे होते हैं, हम जो डिफरेंट टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, माइंड की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम जो कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे थे, माइंड की
ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ताकि बाय द हेल्प ऑफ दैट ट्रेनिंग आपका माइंड ट्रेन हो जाए और आप जो है वो उन तमाम चीजों से हैंडल करना जो है वो एक बेहतर तरीके से या हेल्दियर वे में सीख सको। तो अच्छी सोचें रखें, अच्छा बिल्कुल सोचिए तो लोग खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो ये चीजें जो है वो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी में आसानियां ला सकती हैं, अपनी जिंदगी को भी सहल बनाए और दूसरों की जिंदगी को भी सहल बनाए। अप एंड डाउन तो हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई कोई ये कह सकता है कि जिसके पास कोई स्ट्रेस नहीं है या डिफरेंट स्ट्रेसर्स नहीं है, तमाम लोग जो है वो डिफरेंट स्ट्रेसर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन स्ट्रेसर्स के साथ रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। इंडी मिस सुंबल, आज के प्रोग्राम के आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है कि छोटी छोटी चीज़ों पे सोचें आना शुरू हो जाएं और जहन उलझता रहे, तो इसका क्या हल है? अच्छा, एक तो चीज ये कि सोचे आना जो है वो नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है वो उसके पास बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो दिन भर में आ रहे होते हैं। पहली चीज तो ये, तो सोचे आ रही तो कहें कि ओके फाइन ठीक है, सही है, सोच आ रही है, हमने नॉर्मल है तो सोचे आ रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर अटक जाए, अगर वहां पर आप स्टक हो जाए, तो बहुत आसान सी टेक्निक आप ये करें कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आए। प्रेजेंट मोमेंट में आप किस तरह से आ सकते हैं? आप फोकस करें अपनी ब्रीथिंग पर, इनहेल एक्सहेल करते हुए। आप फोकस करें कि जी आपने किस तरह से आपके इर्द-गिर्द में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप महसूस आप देख सकते हैं 5 चीज़ों को जो कि आप जिस जगह मौजूद हैं वो वहाँ पर आपको क्या-क्या 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप सुन सकते हैं 4 आवाज़ों को जो आप सुन सकते हैं। आप महसूस करें 3 ऐसी जो है वो एलिमेंट्स को, अनासिर को जिनको आप महसूस कर सकते हैं। आप जो है वो बिल्कुल ऐसा सूंघे या अपनी जो आपकी स्मेल की हिस्स है उससे जो है वो स्मेल करें, जो है वो 2 ऐसी चीज़ों को जिनको आप स्मेल कर सकते हैं और आप टेस्ट करें किसी भी एक ऐसी चीज़ को जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसी रूटीन के साथ इन पाँचों जो है वो 5 टू 1 पर आ रहे हैं, तो इन द एंड आपके पास जो टेस्ट आ रहा है वो दैट इज़ you can experience the taste of your slab as well। तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो और वो फिर जो सोचे हैं उससे आप जो है वो आपका डिस्कनेक्टेड जो है वो आप हो जाते हो, तो आप फिर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। या इसी तरह से आप जो है वो रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जी कोई एक हीलिंग लाइट आपके सर में पड़ रही है और वो हीलिंग लाइट जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सरायत कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर ईमान की तो बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, बहुत सारे जो हैं वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स मौजूद हैं, तो बिल्कुल आप उनको अप्लाई कर सकते हो, सुन सकते हो। जैसे अभी जब कोविड का ज़माना था, डॉक्टर साहब ने इम्यून बूस्टर जो एक एक्सरसाइज दी और वो तमाम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को सुन सकते हो और उनके ज़रिए से आप जो है प्रेज़ेंट मोमेंट में बिल्कुल आ सकते हो। या आप इवन अपनी अगर ब्रीथिंग पर भी अगर आप नोटिस करो, तो उससे भी आप जो प्रेज़ेंट मोमेंट में बिल्कुल आप आ जाते हो। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ ये है कि लाइक अगर आप के पास सोचें आ रही हैं और लेट्स सपोज़ आप चाय का कप ही पी रहे हो, तो आप ज़रा उस चाय के कप पर फ़ोकस कर लें। वो कप है कैसा? That's देखने lovely. में कैसा लग रहा है? किस कलर का है? फिर आप उस चाय को पीने से पहले ज़रा उसकी खुशबू को सूँघ लें। आप उसके टेस्ट को जब लें, तो आप ज़रा उसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करें और फिर जो है वो किस तरह से आपको जो है वार्म कर रही है, किस तरह से आपको जो है वो जगा रही है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, या इस तरह से आप कोई भी फल खा रहे हो, कोई भी खाना खा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, इवन दो अपनी जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो रादर देन कि आप ये सोचते हुए जाएँगे क्या मुसीबत है, हर रोज़ जो है वो निकलना पड़ता है सुबह-सुबह उठ के। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बेरोज़गार मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह-सुबह निकल रही हूँ और इस काबिल हूँ कि मैं अपने काम पर जा रही हूँ। मतलब हम अगर सोचना चाहें तो हर जगह पर हम उन पॉजिटिव चीज़ों में रहते हुए हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जब प्रेज़ेंट में रहना शुरू कर दोगे, तो खुद ब खुद जो है वो जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं उनसे आपका जो है वो राब्ता मुनक़ता बिल्कुल हो सकता है। बात ये है कि आप किस तरह से तमाम चीज़ों को जो है वो हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच मिस सुंबुल, आपने आज हमें बहुत सारी टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की जो कि इतनी इंस्टेंट और इतनी क्विक है। इवन जब आप डीप ब्रीदिंग करा रहे थे
और हार्डली मैं जस्ट आपको फॉलो कर रही थी, तो इवन वो भी इतना एक रिलैक्सिंग हो रहा था। तो ये सारी प्रूवन टेक्निक्स हैं जो कि इंस्टेंटली इफेक्टिव होती हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारी ऑडियंस को इस so टॉपिक much. के हवाले से आगाही दी, उनको टेक्निक्स बताई छोटे छोटे जो कि वो क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस सुंबुल, थैंक यू सो Thank you, मच। जी. Thank you. मिस सुंबुल मुजीब हमारे साथ मौजूद थी और बात की उन्होंने एंजाइटी और पैनिक अटैक के हवाले से, किस तरह आप अपनी एंजाइटी और पैनिक अटैक को, एक तो ये कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको इस किस्म की कोई कंडीशन हो रही है, फिर आप वो फाइन लाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब ये नॉर्मल के डोमेन से हट के एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने का वक्त है। एंड उन्होंने बहुत सी टेक्निक्स शेयर की जो कि जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके क्विकली पैनिक और एंजाइटी से रिलीफ ले सकते हैं। कल हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ जो कि फाउंडर हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी के, और कल हम बात करेंगे वर्क एनवायरनमेंट एंजाइटी के हवाले से कि आपकी वर्क प्लेस पे अगर आपको किसी किस्म की एंजाइटी होती है, वर्क प्लेस के हवाले से, अपने आप के हवाले से, अपनी एबिलिटीज़ के हवाले से, वो किस तरह मैनेज करनी है, कौन सी सोचें हैं या कौन सी वजूहत हैं जो ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। कल हम बात करेंगे फ्रॉम द एक्सपर्ट नन अदर देन डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ। तो डू जॉइन अस टुमारो एट 10 PM। आज के लिए दीजिए इजाजत, आपकी हो सहारा शफीक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।